समंदर की नमकीन हवा जब सुबह सुबह खिड़कियों से अंदर आती थी तो अक्सा को नींद से जगा देती थी। वो आंखें मिलते हुए अपनी चारपाई पर बैठ जाती और खिड़की से बाहर देखती। मुंबई की सुबह बहुत खूबसूरत होती थी। समंदर की लहरें दूर से चमकती दिखाई देती थीं और मछेरे अपनी कश्तियां लेकर पानी में उतर रहे होते थे। अक्सा 16 साल की लड़की थी। गंदमी रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें और लंबी काली चोटी। इसके चेहरे पर हमेशा एक सोच का साया रहता था, जैसे वो किसी गहरी बात में खोई हो। मोहल्ले के लोग उसे पढ़ाकू लड़की कहते थे क्योंकि अक्सा को किताबों से बेहद लगाव था। उनका घर मुंबई के पुराने मोहल्ले में था। 2 मंजिला मकान जिसकी दीवारें सुर्ख ईंटों से बनी थीं और सामने एक छोटा सा सहन था जिसमें दादी हर सुबह तुलसी के पौधे को पानी देती थीं। अक्सा के अब्बू का नाम मियां रहमत अल्लाह था। वो एक उस्ताद थे और एक मदरसे में पढ़ाते थे। लंबे कद के, सफ़ेद करते में मलबूस, हमेशा सर पर टोपी। वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो बात का वज़न होता था। अक्सा की अम्मी का नाम जुबैदा बेगम था। वो घर की रूह थीं। हर वक्त काम में मगन, कभी चूल्हे के पास, कभी बच्चों के कपड़े सीती हुई, कभी दादी के साथ बैठकर बातें करती हुई। उनके हाथ का खाना पूरे मोहल्ले में मशहूर था। दादी का नाम आमना बी था। उसी 70 साल की उम्र में भी उनकी आंखें तेज थीं और दिमाग बिल्कुल ठीक। वो पुराने ज़माने की बातें बड़े शौक से सुनाती थीं। लोगों की तकदीर देखना, ख्वाब की तबीर बताना, पुराने नुस्खे, ये सब उनके फ़न थे। मोहल्ले की औरतें उनके पास मशवरे लेने आती थीं। अक्सा का छोटा भाई उम्र सिर्फ 9 साल का था। शरारती, चंचल, हर वक्त दौड़ता भागता। वो गली में दूसरे बच्चों के साथ गली डंडा खेलता या पतंगा उड़ाता। अक्सा को वो बहुत प्यारा था, लेकिन वो उसे तंग भी खूब करता था। ये 5 अफराद की फैमिली अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। इस दिन जुमा का दिन था। अब्बू नमाज़े जुमा से वापस आए तो उनके हाथ में एक ख़त था। इन्होंने चाय पीते पीते वो ख़त पढ़ा और फिर कुछ देर खामोश बैठे रहे। अम्मी ने पूछा, किया हवाजी, कौन सा ख़त है? अब्बू ने ख़त मेज़ पर रखते कहा, मेरे दादा की जायदाद से मुताल्लिक़ है। वकील साहब ने लिखा है कि मेरठ में एक पुराना घर भी उनकी विरासत में है जो अभी तक रजिस्ट्री में नहीं आया था। अब कुछ कानूनी कागजात पर दस्तखत करने हैं। अक्सा जो पास ही बैठी किताब पढ़ रही थी, चौंक कर उठ गई। मेरठ में घर? अब्बू, हम वहीं जाएंगे। अब्बू ने मुस्कुरा कर कहा, देखते हैं बेटा। दादी जो सहन में बैठी दूध सीनक रही थीं, आवाज़ सुनकर अंदर आए। इन्होंने खत हाथ में लेकर बगैर पढ़े ही कहा, मेरठ? हम वहीं तुम्हारे परदादा की हवेली थी। मैंने सुना था कि वहीं एक बड़ा कुतुब खाना भी था। तुम्हारे परदादा बहुत बड़े आलम थे। कुतुब खाना? अक्सा की आंखें चमक उठीं। दादी ने होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट लाते हुए कहा, हम बेटा। लेकिन वो आम किताबें नहीं थीं। तुम्हारे परदादा खैर मामूली आदमी थे। वो ऐसी बातें जानते थे जो और लोग नहीं जानते थे। अम्मी ने दादी को टोका, अम्मू जी बच्चों को ऐसी बातें ना सुनाएं। दादी ने हंसकर कहा, जो हक है वो तो बताना ही पड़ेगा। उम्र जो अभी अभी गली से आया था, पसीने में शराबवर, उसने पूछा, हम कहीं जा रहे हैं? अब्बू, कहाँ जा रहे हैं हम? अब्बू ने इसके बाल बिखेरते कहा, मेरठ। उम्र खुशी से उछल पड़ा, वाह, गाड़ी में जाएंगे। अगले हफ्ते सफ़र का फैसला हो गया। जुबैदा बेगम ने 3 दिन पहले से तैयारी शुरू कर दी। अचार, पापड़, मिठाई सब बनाई। बड़े संदूक में कपड़े रखे। दादी की दवाएं याद से रखीं। अक्सा ने अपने लिए एक खाली कॉपी रखी ताकि जो भी दिलचस्प बात नजर आए लिख सके। इसने रात को सोने से पहले कॉपी खोलकर पहला जुमला लिखा। मेरठ का सफ़र, नामालूम की तरफ। सफ़र की सुबह बहुत जल्दी थी। ट्रेन पकड़नी थी। अब्बू ने सबका सामान उठाया, उम्र आगे आगे भागा। अम्मी ने दादी का हाथ थामे रखा और अक्सा अपनी कॉपी और एक किताब बगल में दाबे चलती रही। स्टेशन पर बहुत रौनक थी। लोगों का हुजूम, सामान के ढेर, फेरी वालों की आवाज़ें, चाय गरम, ये सब मिलाकर एक अजीब माहौल बनता था। ट्रेन आई तो सब सवार हो गए। अक्सा ने खिड़की के पास जगह ली। जैसे जैसे ट्रेन चली, मुंबई पीछे छूटती गई और खेतों, नदियों और दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। मेरठ पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। तांगे पर बैठकर वो इस मोहल्ले में पहुंचे जहां परदादा की हवेली थी। गली तंग थी, पुराने घर, पत्थर के फर्श पर काई जमी हुई, दरवाजों पर पुराने नक्शवाओ निगार। हवेली का दरवाज़ा बहुत बड़ा और बहुत पुराना था। लोहे के बड़े बड़े कुंडे, लकड़ी पर नक्काशी जो वक्त के साथ मध्यम पड़ गई थी। वकील साहब पहले से वहाँ मौजूद थे। इन्होंने ताला खोला, दरवाज़ा खिला तो अंदर से पुराने वक्तों की खुशबू आई।
मिट्टी, पुरानी लकड़ी और कुछ और जो बयान नहीं हो सकता था। हवेली का सहन बड़ा था। दरमियान में एक पुराना कुआं जिसके गर्द पत्थर की दीवार थी। सहन के गर्द कमरे थे, ऊपर जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां। उम्र ने सहन में दाखिल होते ही दौड़ना शुरू कर दिया। अम्मी ने उसे आवाज़ दी, उम्र धीरे चलो, पुरानी जगह है, कहीं गिर ना जाना। दादी हवेली में दाखिल हुई तो कुछ देर खड़ी रहीं। इनकी आंखें बंद थीं। फिर इन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, यहाँ बहुत कुछ है, बहुत पुरानी रूहें यहाँ रहती हैं। अम्मी ने दादी को सहारा देते कहा, अम्मा जी आप भी। दादी ने आंखें खोलकर कहा, मैं गलत नहीं कह रही जुबैदा। अक्सा ने हवेली को गौर से देखा। दीवारों पर कहीं कहीं पुराने रंग के निशान थे। छतें ऊंची थीं। कमरों में पुराना फर्नीचर जो वक्त के साथ खस्ता हो चुका था लेकिन फिर भी अपनी शानदार तराश खराश का पता दे रहा था। अगली सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो अक्सा अकेले हवेली में घूमने निकली। वो एक एक कमरे में गई। कुछ कमरों में पुराना सामान पड़ा था, कुछ में कुछ नहीं था। फिर वो एक दरवाजे के सामने आकर रुक गई। ये दरवाज़ा बाकी दरवाज़ों से छोटा था और इस पर लोहे का एक जंग-आलू ताला लगा था। अक्सा ने दरवाजे को हाथ लगाया। इसे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई, जैसे अंदर से कोई बल्ला रहा हो। वो भागती हुई अब्बू के पास गई, अब्बू, एक बंद कमरा है, ऊपर इसकी चाबी है। वकील साहब ने चाबियों का गुच्छा निकाला और अक्सा के साथ ऊपर गए। तीसरी चाबी ने ताला खोल दिया। दरवाज़ा खिला और अंदर का मंजर देखकर अक्सा की सांस रुक गई। ये एक कुतुब खाना था। दीवारों पर चारों तरफ लकड़ी की अलमारियां थीं और उनमें सैकड़ों किताबें भरी हुई थीं। किताबें हर साइज की, हर मोटाई की। कुछ किताबों के जल्द चमड़े की थी, कुछ की मोटे कपड़े की। कमरे में एक बड़ा लकड़ी का मेज़ था और इस पर एक बोसीदा शमदान। अक्सा ने कदम अंदर रखा। कमरा बंद था लेकिन हवा थी, एक अजीब सी खुनक हवा जो कहीं से आती थी। उसने एक किताब उठाई। सरूरक पर फारसी में कुछ लिखा था, फिर दूसरी, इस पर अरबी, तीसरी पर उर्दू में लिखा था, इसरार अल खफी। अक्सा का दिल तेज धड़कने लगा। बाब शशम, जिद और इजाज़त। अक्सा ने अब्बू को कमरे में बुलाया। अब्बू ने अलमारियां देखीं, किताबें देखीं और कुछ देर खामोश खड़े रहे। अक्सा ने कहा, अब्बू ये सब किताबें हमारे परदादा की हैं। अब्बू ने कहा, लगता तो ऐसा ही है। अब्बू मैं ये सब किताबें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। अब्बू ने अक्सा की तरफ देखा, ये बहुत सारी किताबें हैं बेटा। हाँ लेकिन ये हमारी हैं अब्बू, परदादा की विरासत है, क्या इन्हें यहीं पड़ा रहने देंगे? अम्मी भी आ गईं। इन्होंने कमरा देखा और कहा, इतनी किताबें ये कहाँ रखेंगे मुंबई में? अक्सा ने कहा, अम्मी मेरे कमरे में जगह है, मैं संभालूंगी इन्हें, प्लीज़ अब्बू प्लीज़। अब्बू ने मुस्कुरा कर कहा, दादी से पूछते हैं। दादी को जब बताया गया तो वो खुद कमरे में आई। इन्होंने किताबें देखीं, कुछ खोलकर पढ़ने की कोशिश की, फिर वो लंबी खामोशी में चली गईं। अक्सा ने पूछा, दादी? दादी ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे परदादा का कहना था कि इल्म कभी ज़ाया नहीं होना चाहिए। अगर ये किताबें तुम ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, लेकिन बेटा हर किताब पढ़ने के लिए नहीं होती। कुछ किताबें समझने के लिए होती हैं और कुछ सिर्फ जानने के लिए। अक्सा ने कहा, मैं समझकर पढ़ूंगी दादी। आखिरकार अब्बू मान गए। वकील साहब की मदद से बड़े संदूकों में सब किताबें बंद की गईं। वकील साहब के साथ कागजात मुकम्मल होने में 3 दिन लगे। इस दौरान फैमिली हवेली में रही। अम्मी ने हवेली साफ की, कमरों की धूल झाड़ी, पुराने पर्दे हटाए। अब्बू और वकील साहब कागजात पर काम करते रहे। उन्होंने पूरा सहन अपना मैदान बना लिया। इसने एक मुंह में झांका तो अम्मी ने आवाज़ दी, उम्र वहाँ से हटो। दादी हर सुबह और हर शाम हवेली में घूमती थीं। वो दीवारों को हाथ लगाती, कमरों में जाती और खामोश खड़ी रहती। अक्सा ने एक बार पूछा, दादी क्या ढूंढ रही हैं आप? दादी ने कहा, कुछ नहीं ढूंढ रही, बस महसूस कर रही हूँ। क्या महसूस कर रही हैं? दादी ने एक लम्हे के लिए अक्सा की आंखों में देखा और फिर कहा, ये हवेली बहुत कुछ जानती है बेटा। दीवारें बोलती हैं अगर सुनने वाले कान हों। अक्सा रात को कुतुब खाने में जाती और किताबें अलट पलट कर देखती। इनमें से कुछ अरबी में थीं, कुछ फारसी में, कुछ उर्दू में। कुछ पर ऐसे निशान थे जो उसने कभी नहीं देखे थे। एक रात अक्सा देर तक कुतुब खाने में बैठी रही। शमदान में एक मोमबत्ती जलाई और किताबें पढ़ती रही। बाहर चंद निकला हवा था और कहीं दूर रात के परिंदे बोल रहे थे। अचानक इसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। इसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन एहसास रहा कि कोई उसे देख रहा है।
वो उठकर चली गई और रात को लंबे लंबे ख्वाब देखे। चौथे दिन सब वापस रवाना हुए। संदूकों में किताबें बंद थीं। अक्सा ने खुद सब किताबों को तरतीब से रखा था। ट्रेन में बैठे बैठे अक्सा ने अपनी कॉपी में लिखा, मेरठ की हवेली एक पुराना राज है, परदादा की किताबें एक दुनिया हैं, मैं इस दुनिया में दाखिल होना चाहती हूँ। उम्र रास्ते में सो गया। दादी ने आंखें बंद कर लीं। अब्बू ने अखबार निकाला। अम्मी ने खाने की पोटली खोली और सबको खाना दिया। मुंबई पहुँचते पहुँचते रात हो गई। अपना घर देखकर सबने सुकून का सांस लिया। उम्र ने कहा, घर आ गए। अम्मी ने पहला काम ये किया कि चूल्हा जलाया और चाय बनाई। अब्बू ने संदूक कमरे में रखवाए। अक्सा ने अपने कमरे में जाकर किताबें अलमारी में सजाना शुरू की। एक एक किताब रखती और इसके सरूरिक को गौर से देखती। कुछ किताबों पर सरूरिक नहीं था, बस उन्वान कुंदा था। कुछ पर अजीब से निशानात थे। जब सब किताबें रख ली तो वो अलमारी के सामने खड़ी हो गई और कुछ देर देखती रही। अब पढ़ना शुरू करती हूँ। चौथा हिस्सा, किताबों की दुनिया। बाब नहम, पहली किताब। अगले दिन से अक्सा ने पढ़ना शुरू किया। पहले उसने आसान किताबें चुनी जो उर्दू में थीं। पहली किताब जो इसने खोली इसका नाम था रूहानी उलूम का मुख्तसर तारुफ। ये एक तारुफी किताब थी जिसमें बताया गया था कि रूहानी उलूम की कितनी शाखें हैं। अक्सा ने पढ़ा। रूहानी उलूम में से एक इल्म यह है कि इंसान अपनी रूह को अपने जिस्म से अलग करके कहीं भी सफ़र करवा सकता है। ये इल्म बहुत कदीम है और इसे हासिल करना बहुत मेहनत का काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अक्सा ने यह जुमला 3 बार पढ़ा। इसके जहन में सवाल आया, क्या वाकई ये मुमकिन है? इसने आगे पढ़ा। किताब में बताया गया था कि इस कदीम ज़माने में कुछ लोग ऐसे थे जो रात को सोते नहीं थे बल्कि अपनी रूह को आज़ाद कर देते थे और दूर दराज जगहों की सैर करते थे। सुबह उठकर वो सब बताते थे जो इन्होंने देखा। अक्सा ने कॉपी में लिखा, किया मैं भी ये कर सकती हूँ। बाब दहम, किताबों की हकीकत। एक हफ्ते में अक्सा ने बहुत सी किताबें पढ़ी और उसने जो जाना वो बहुत हैरत अंगेज़ था। इन किताबों में से बहुत सी किताबें काले जादू के बारे में थीं। इसमें वो अमल थे जिनसे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। अक्सा ने उन किताबों को जल्दी से बंद कर दिया। कुछ किताबें काले जादू के तोड़ के बारे में थीं। इनमें बताया गया था कि अगर कोई काला जादू करे तो इससे बचाव कैसे किया जाए। कुछ किताबें हमजाद के बारे में थीं। हमजाद वो रूह है जो हर इंसान के साथ पैदा होती है और सारी ज़िंदगी इसके साथ रहती है, लेकिन इसे कोई नहीं देख सकता। कुछ लोग अपने हमजाद को काबू कर लेते हैं और इससे मदद लेते हैं। कुछ किताबों में दूसरी मावराई क़ुव्वतों का जिक्र था। इनमें से कुछ बातें बहुत डरावनी थीं। एक रात अक्सा पढ़ते पढ़ते बहुत घबरा गई और उसने किताब बंद कर दी। वो कंबल ओढ़कर लेट गई लेकिन नींद नहीं आई। आंखें बंद की तो अजीब सी तस्वीरें आती रहीं। सुबह उठकर वो दादी के पास गई और कहा, दादी मुझे आपसे कुछ पूछना है। दादी ने कहा, पूछो बेटा, क्या हमजाद वाकई होता है? दादी ने अक्सा की आंखों में देखा और कहा, तुमने किताबें पढ़ी हैं? क्या देखा? बहुत कुछ, डरावनी बातें भी, हैरत अंगेज बातें भी। दादी ने आहिस्ता से कहा, बेटा ये उलूम बहुत पुराने हैं, लेकिन हर इल्म हर आदमी के लिए नहीं होता और हर अमल का नतीजा अच्छा नहीं होता। तुम्हारे परदादा ने ये किताबें पढ़ी थी लेकिन इन्होंने कभी बुरा इस्तेमाल नहीं किया। दादी, क्या आपको मालूम है कि उन किताबों में क्या लिखा है? दादी ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ कुछ। अक्सा ने पूछा, क्या कोई ऐसा अमल है जिससे रूह जिस्म से निकलकर सफ़र कर सकती है? दादी ने एक लंबी खामोशी इख्तियार की, फिर बोली, ऐसा मुमकिन है, लेकिन बेटा ये बहुत नाजुक काम है। अगर कोई गलती हो जाए तो रूह वापस ना आए। अक्सा की आंखें फैल गईं। अक्सा के जहन में ये बात बैठ गई कि वो रूह के सफ़र वाला अमल आजमाना चाहती है। वो जानती थी कि दादी ने खबरदार किया है। वो ये भी जानती थी कि अब्बू और अम्मी कभी इजाज़त नहीं देंगे। इसने किताबों में से वो किताब ढूंढी जो सबसे आसान लगती थी। ये एक पतली सी किताब थी जिस पर लिखा था, इसरार अल सफ़र अल रूहानी। अक्सा ने ये किताब बार बार पढ़ी। इसमें लिखा था कि रूह को जिस्म से अलग करने के लिए एक ख़ास तरीक़े से सांस लेना होता है और एक ख़ास ज़हनी कैफियत हासिल करनी होती है। कुछ अल्फाज पढ़ने होते हैं। ये अमल रात को करना होता है जब चंद पूरा हो। अक्सा ने कैलेंडर देखा। 5 दिन बाद पूरा चंद था। इसने तैयारी शुरू की। हर रात वो किताब पढ़ती और अल्फाज याद करती। सांस लेने का तरीक़ा प्रैक्टिस करती। अपने जहन को खाली करने की कोशिश करती। वो रात आ गई। सब घर में सो गए। उम्र गहरी नींद में था। अब्बू और अम्मी के कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी।
दादी भी सो चुकी थीं। अक्सा अपने कमरे में थी। खिड़की खुली थी और चंद की रोशनी अंदर आ रही थी। पूरा चंद ऐसा लग रहा था जैसे आसमान पर एक बड़ा चिराग जला हो। अक्सा ने वो किताब खोली, एक बार आखिरी बार पढ़ा, फिर किताब बंद कर दी। उसने अपने बिस्तर पर सीधा लेटकर आंखें बंद कीं। इसका दिल तेज धड़क रहा था। इसने आहिस्ता आहिस्ता सांस को तरतीब दिया। लंबा सांस अंदर, फिर आहिस्ता से बाहर, लंबा सांस अंदर, फिर आहिस्ता से बाहर। फिर इसने वो अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किए जो उसने याद किए थे। कमरे में एक अजीब खामोशी छा गई। हवा रुक गई। चंद की रोशनी मजीद तेज हो गई। अक्सा के जिस्म में एक सरसराहट पैदा हुई, जैसे कोई चीज़ अंदर से ऊपर उठ रही हो। इसने घबरा कर आंखें खोलना चाहे लेकिन ना खींची। फिर एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो हल्की हो गई हो, बहुत हल्की। बाब सजदहम, आज़ादी। और फिर अक्सा ने अपने आप को ऊपर देखा। वो हवा में थी। नीचे इसका जिस्म बिस्तर पर पड़ा था, आंखें बंद, सांस चल रही थी, बिल्कुल सोए हुए शख्स की तरह। लेकिन अक्सा खुद ऊपर थी, रोशनी की तरह हल्की। इसने नीचे अपने जिस्म को देखा और एक पल के लिए घबराई। फिर इसे याद आया कि किताब में लिखा था, घबराओ मत, ये फितरी है, तुम्हारी रूह महफूज है, जब चाहो वापस आ सकते हो। इसने इरादा किया कि खिड़की से बाहर जाए, और वो बाहर निकल गई। बाहर का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। रात का मुंबई ऊपर से ऐसा लगता था जैसे ज़मीन पर सितारे बिखरे हों। छतें, गलियां, दरख्त, समंदर, सब कुछ चंद की रोशनी में निहाया हुआ था। अक्सा ने ऊपर उड़ना शुरू किया। वो उड़ रही थी, हवा इसके गर्द से गुजर रही थी। नीचे शहर था, ऊपर आसमान और उसमें चंद और बेशुमार सितारे। अक्सा ने अपनी ज़िंदगी में उससे पहले ऐसी आज़ादी महसूस नहीं की थी। वो परिंदों की तरह उड़ रही थी, हवा के साथ, कहीं भी जाने की ताकत के साथ। बाब चहारदहम, समंदर पर। अक्सा समंदर की तरफ उड़ी। समंदर रात को और भी गहरा और पुरस्कार लगता था। लहरें उठती थीं और चंद की रोशनी उन पर पड़ती थी तो चमकती थीं। मछेरे थोड़े आगे अपनी कश्ती में थे। उनकी आवाज़ें अक्सा को सुनाई देती थीं। अक्सा समंदर के ऊपर उड़ती रही। हवा सर्द थी लेकिन उसे ठंड नहीं लगी। इसे कुछ भी नहीं लगता था क्योंकि जिस्म नहीं था। इसने नीचे देखा, समंदर की गहराई में कुछ चमक रहा था। वो नीचे उतरी, पानी के करीब आई, पानी के ऊपर रुकी, देखा कि नीचे मछलियां थीं जो चंद की रोशनी में चमक रही थीं। अक्सा मुस्कुराई, फिर वो ऊपर उड़ गई और शहर की तरफ वापस आई। अक्सा अपने मोहल्ले के ऊपर आ गई। नीचे गलियां थीं, रात को सब कुछ बंद था, बस एक दुकान के बाहर एक चिराग जल रहा था। अक्सा ने अपना घर देखा, छत पर चढ़कर खड़ी हो गई। यहाँ से पूरा मोहल्ला नजर आता था। अचानक उसे दादी के कमरे की तरफ से रोशनी दिखाई दी। अक्सा वहां गई और खिड़की से अंदर झांका। दादी जाग रही थीं, वो कुछ पढ़ रही थीं आहिस्ता आहिस्ता। उनके हाथ में तस्बीह थी और होंठ हिल रहे थे। अक्सा को लगा कि दादी ने खिड़की की तरफ देखा। किया दादी को अक्सा नजर आई। दादी के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट आई और वो फिर से अपनी तस्बीह में मगन हो गईं। अक्सा को ख्याल आया कि वापस जाना चाहिए। बाब शानज़दहम, वापसी। वो अपने कमरे में आई। नीचे इसका जिस्म बिस्तर पर था। किताब में लिखा था कि वापसी के लिए बस जिस्म के करीब आओ और इरादा करो कि वापस जाना है। अक्सा ने इरादा किया। एक पल में वो वापस आ गई। इसने आंखें खोलीं, कमरे की छत नजर आई। जिस्म में वही सरसराहट थी जो जाते वक्त हुई थी। वो उठकर बैठ गई। इसका दिल तेज धड़क रहा था। किया ये वाकई हवा, किया वो वाकई उड़ी, किया ये ख्वाब नहीं था। इसने खिड़की से बाहर देखा, चंद वहीं था, समंदर की आवाज़ आ रही थी, सब कुछ वही था। अक्सा ने कॉपी उठाई और लिखा, आज मैं उड़ी, सच में उड़ी। समंदर देखा ऊपर से, शहर देखा ऊपर से, दादी को देखा जागते हुए, और वापस आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अगली सुबह नाश्ते पर दादी ने अक्सा को गौर से देखा। अक्सा ने नजरें चुराईं। दादी ने पूछा, रात को घर से बाहर गई थीं? अक्सा का दिल डूब गया। किया दादी ने देख लिया। अम्मी ने चौंक कर देखा, किया, अक्सा तुम रात को बाहर गई थीं? अक्सा ने कहा, नहीं अम्मी मैं घर में ही थी। ये सच था, इसका जिस्म घर में था। दादी ने बस मुस्कुराया और अपनी चाय पीने लगी। दोपहर को अक्सा दादी के पास अकेले आई और बोली, दादी आपको मालूम है ना? दादी ने कहा, बेटा, मैंने रात को खिड़की में देखा था। अक्सा ने सर झुका लिया, आपने अब्बू को क्यों नहीं बताया? दादी ने कहा, क्योंकि तुम महफूज थीं। लेकिन बेटा मुझे एक बात कहनी है। जी दादी, ये इल्म एक अमानत है, इसे कभी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल मत करना।
और अभी अपने अब्बू को बता दो। अक्सा ने कहा, अब्बू मुझे डांटेंगे। दादी ने कहा, जो सही बात हो वो डांट खाकर भी बतानी चाहिए। बाब हजदहम, अब्बू को बताना। अक्सा ने शाम को अब्बू को सब बता दिया, पूरी बात, किताब के बारे में, अमल के बारे में, रात के बारे में। अब्बू ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर इन्होंने कहा, अक्सा बेटा, तुमने जो किया वो बहुत खतरनाक काम था। अगर कुछ गलत हो जाता तो। अक्सा ने कहा, मुझे मालूम है अब्बू, लेकिन मैंने बहुत एहतियात से किया। अब्बू ने कहा, ये बातें किसी को मत बताना, ना स्कूल में ना मोहल्ले में, ये हमारा खानदानी मामला है। फिर इन्होंने पूछा, वो किताब मुझे दो। अक्सा ने किताब दी। अब्बू ने खुद पढ़ी, काफ़ी देर पढ़ते रहे। फिर इन्होंने किताब वापस की और कहा, तुम्हारे परदादा वाकई गैर मामूली इंसान थे। लेकिन याद रहे बेटा, हर ताकत जिम्मेदारी मांगती है। अक्सा अब हर हफ्ते एक बार ये अमल करती। दादी को मालूम था, अब्बू को मालूम था, दोनों ने कहा था कि अम्मी को अभी मत बताना क्योंकि अम्मी बहुत डर जाएंगी। अक्सा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस ताकत को समझा। वो ज़्यादा दूर जाती, मुंबई की मुख्तलिफ जगहें देखती। वो बंदरगाह गई जहाँ बड़े बड़े जहाज़ खड़े थे। वो पहाड़ी इलाके में गई। वो एक रात इतनी दूर गई कि मुंबई बहुत छोटी सी नज़र आई, लेकिन वो हमेशा वापस आ जाती, और हमेशा महफूज। एक रात उसने इरादा किया कि मेरठ जाए, इस परदादा की हवेली देखे। वो उड़ गई, बहुत दूर, रात की हवा में, खेतों के ऊपर से, नदियों के ऊपर से, और मेरठ पहुंची। वो हवेली के ऊपर आ गई। नीचे पुरानी हवेली थी, बंद अंधेरे में। अक्सा नीचे उतरी और कुतुब खाने के कमरे में आ गई। कमरा खाली था, अलमारियां खाली थीं क्योंकि किताबें वो ले आई थीं, लेकिन कमरे में वही खुनक हुआ थी। अक्सा ने महसूस किया कि यहाँ कोई है, कोई गैर मरी मौजूदगी। इसने आहिस्ता से पूछा, परदादा? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अक्सा को एक गर्म सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुस्कुराया हो। वो वापस आ गई। एक दिन दादी ने अक्सा को पास बिठाया और कहा, बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है। अक्सा ने दादी की तरफ देखा। दादी ने कहा, तुम्हारे परदादा ने मुझे एक बात बताई थी शादी के बाद। इन्होंने कहा था कि हमारे ख़ानदान में एक लड़की आएगी जो इन किताबों का वारिस होगी, जो इन उलूम को समझेगी और सीखेगी। इन्होंने कहा था कि इस लड़की की आँखें बड़ी होंगी और वो हमेशा किताब पढ़ रही होगी। अक्सा ने सांस रोक लिया। दादी ने कहा, बेटा जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था जब तुम पैदा हुई थी, मैंने पहचान लिया था। पहचान लिया? तुम वही हो जिसके बारे में तुम्हारे परदादा ने कहा था। अक्सा की आंखों में आंसू आ गए। इसने दादी के हाथ थाम लिए। दादी ने कहा, याद रहे बेटा, ये ताकत तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे खुद पर गुरूर के लिए इस्तेमाल मत करना। जो जानता है इसका फ़र्ज़ है कि अच्छाई करे। अक्सा ने कहा, मैं वादा करती हूँ दादी। एक दिन मोहल्ले में एक मसला हुआ। पड़ोस की खातून फातिमा बी का बेटा गुम हो गया। छोटा सा बच्चा था, सिर्फ 4 साल का। दोपहर से गुम था और शाम हो गई थी। सारा मोहल्ला ढूंढ रहा था। फातिमा भी रोती रोती जुबैदा बेगम के पास आई, भाभी जी मेरा हसनू कहीं नहीं मिलता। सब लोग गलियों में निकल गए ढूंढने के लिए। अक्सा कमरे में थी। इसने फातिमा बी की आवाज़ सुनी। इसके जहन में आया, किया वो रूह की मदद से ढूंढ सकती है, लेकिन ये दिन का वक्त था, किया ये मुमकिन है? इसने दादी से पूछा आहिस्ता से। दादी, किया दिन को भी ये अमल हो सकता है? दादी ने कहा, किताब में किया लिखा है। अक्सा ने याद किया। किताब में लिखा था कि रात को आसान है लेकिन दिन को भी मुमकिन है अगर बहुत गहरी तवज्जो हो। अक्सा कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया, लेट गई, आंखें बंद कीं। आज मुश्किल था। बाहर आवाज़ें थीं, धूप थी, लेकिन अक्सा ने कोशिश की। थोड़ी देर बाद वो बाहर थी। इसने उड़ना शुरू किया और मोहल्ले की गलियां, छतें, सहन देखने लगी। एक गली के आखिर में एक पुरानी दीवार थी जिसके पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा था। वो वापस आई, आंखें खोलें, उठी और बाहर गई। दादी को एक तरफ लेकर कहा, दादी वो इस गली में पुरानी दीवार के पीछे है। दादी ने बगैर कोई सवाल किए जुबैदा बेगम को कहा, वो पुरानी दीवार के पीछे है, इधर गली के सिरे पर। लोग गए और वाकई वहाँ बच्चा था। फातिमा भी बच्चे को लेकर आए और खुशी से रोती रहीं। इन्होंने पूछा, कैसे पता चला? दादी ने कहा, बस पता चल गया। अक्सा ने अपने कमरे से ये सब देखा और दिल में कहा, ये ठीक काम है। महीने गुजरते गए। अक्सा का मुताला जारी रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद किताबें पढ़ती गई। कुछ किताबें उसने एक बार पढ़कर बंद कर दीं,
वो उन उलूम के करीब नहीं जाना चाहती थी जिनसे नुकसान हो सकता था। कुछ किताबों से उसे बहुत फ़ायदा हुआ। दवाएं बनाने के नुस्खे, जड़ी बूटियों की पहचान, बीमारियों का इलाज, ये सब उसने सीखा और अपनी कॉपी में लिखा। एक किताब में लिखा था कि इंसान अगर चाहे तो अपने जहन को इस कदर कवी बना सकता है कि वो दूसरों की तकलीफ महसूस कर सके और उनकी मदद कर सके। ये पढ़कर अक्सा ने ठाना कि वो डॉक्टर बनेगी। 1 साल बाद अक्सा बहुत बदल गई थी। वही 16 साला लड़की जो खिड़की से समंदर देखती थी अब एक ऐसी लड़की थी जो बहुत कुछ जानती थी। लेकिन वो खामोश थी, मगरूर नहीं हुई। जो जानती थी वो सीने में रखती थी। जब किसी के काम आ सकती थी तब आती थी। मोहल्ले में लोग इसे पसंद करते थे। वो बूढ़ी खवातीन को जड़ी बूटियों के नुस्खे बताती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, और जब कोई बहुत परेशान होता था तो इसके पास बैठकर बात करती थी। अब्बू ने एक दिन कहा, अक्सा बेटा तुम बड़ी हो गई हो। अक्सा ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बू किताबें बड़ा कर देती हैं। दादी ने कहा, अच्छी किताबें बड़ा करती हैं और बुरी किताबें छोटा। तुमने सही किताबें चुनी। एक दिन उम्र ने कहा, आपा आप हमेशा कमरे में किया करती रहती हैं। अक्सा ने कहा, किताबें पढ़ती हूँ। कौन सी किताबें? परदादा की किताबें। क्या लिखा है उनमें? अक्सा ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कहा, बहुत पुरानी बातें। एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो बताऊंगी। उम्र ने कहा, अभी बताओ ना। अक्सा ने इसके बाल बखेर दिए, अभी नहीं, पहले अपनी पढ़ाई करो। एक रात अक्सा ने फैसला किया कि वो आखिरी बार मेरठ जाएगी। वो उड़ी और मेरठ पहुंची। हवेली के ऊपर आई, कुतुब खाने के कमरे में उतरी। कमरा खाली था, लेकिन वही खुनक हुआ थी। अक्सा ने कमरे के बीच में खड़ी होकर आहिस्ता से कहा, परदादा, मैंने आपकी किताबें पढ़ी। मैंने अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश की, शायद गलतियां भी की, लेकिन मैंने कोशिश की कि बुरा ना करूं। खामोशी। फिर हवा चली और एक पुरानी मोमबत्ती जो कमरे के कोने